हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए बिल्कुल एक जो है आप लोगों को 30 अक्टूबर का पेपर कराने वाला हूँ। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो बिल्कुल आपको 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। और बिल्कुल 100% ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस बार एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये आपके पास सुनहरा मौका है और इसको आपको गंवाना नहीं है। बेहतर तरीके से आप इस क्लास को कर लीजिए और 100% है कि आप बेहतर स्कोर एग्ज़ाम में करके आओगे। तो चलिएगा फटाफट से आप लोगों को आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आपको हर एक जो है सब्जेक्ट के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि 100 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जो पूछता है मैंने वैसे ही क्लास को बनाया हुआ है। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखना अगर आप सिलेक्शन लेने चाहते हैं तो चलिएगा आज का जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों से एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त, तो लाइक कर लीजिए। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की जो क्लास है ये हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये डेली ही क्लासेज आपको प्रोवाइड होगा। अगर आप आज जो है हमारे से जुड़ जाते हैं तो सुबह में भी एक क्लास चलता है और शाम में भी एक क्लास चलता है एमपी पुलिस का। और दोनों ही क्लास कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अब चलिएगा आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की उपजाति कौन सी है? फटाफट से आप लोग जवाब देते चलेंगे कि मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की उप जनजाति कौन सी है। ये प्रश्न आप लोगों से अगर एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपको बताना है बैंगा। बैगा जो है आप लोग बताओगे कि गोंड जनजाति का जो है अ, उप जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय वन जो है प्रबंधन उपस्थित है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है भारत वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग को बताना है कि ये तो आप लोगों के भोपाल में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव किस शहर में जो है मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोग बताओगे कि मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है। बात किया जाए 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि जो है इंदौर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के मुरैना में कुंवारी नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? मध्य प्रदेश के मुरैना में कुंवारी नदी का जो है उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपका जो राइट उत्तर है विंध्याचल बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में गोविंदगढ़ पैलेस का जो है निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश के के जो है रीवा में गोविंदगढ़ पैलेस का जो है निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा राजा मार्तंड सिंह। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इतिहास में अकबर का जो है मकबरा कहाँ स्थित है? स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। इन प्रश्नों को आप वीवीआई करके नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में
आने वाले प्रश्न हैं। भारतीय इतिहास में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है कि सिकंदरा, सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को फटाफट से बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, बात किया जाए 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं तो ये आप लोगों को बताना है कि ये तो अनुच्छेद 44 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अश्वनी घोष किस बौद्ध राजा के जो है समकालीन थे? पूछ रहा है कि अश्वनी घोष किस बौद्ध राजा के जो है समकालीन है। क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, और अगर आपने बताया है कि ये कनिष्क के, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच की रेखा सीमा है, ये आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न, आप ऑप्शन पढ़िए, ठीक है? ऑप्शन को पढ़कर उत्तर का जवाब देते रहिए कि भारत और चीन है, भारत और पाकिस्तान है, भारत और बांग्लादेश है, भारत और नेपाल है। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग इन प्रश्नों के उत्तर बताते चलिए, ठीक है? अगर बेहतर स्कोर करना है एग्जाम हॉल में तो बात किया जाए 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है भारत और पाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी, तो आपके 100% सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों से पूछ लिया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा, जवाब आपके फटाफट से आने चाहिए। तो बात किया जाए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था, तो हमारा राइट उत्तर बनेगा 1969। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो बात किया जाए 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो जिन्होंने भी बताया है चीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन परत का भ्रण किस गैस के कारण होता है? ओजोन परत का जो है क्षरण किस गैस के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37वें का राइट उत्तर बताना है कि ओजोन परत का जो है क्षरण किस गैस के कारण होता है। तो 37वें नंबर प्रश्न जो है, अगर आपने बताया है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जवाब आपके फटाफट से आना चाहिए। जो भी ऑप्शन है आप अपने उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो देखिए, अगर बात की जाए कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हम लोग कहेंगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में
हड्डियों की जो संख्या वो कितनी है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की जो संख्या है ये आप लोग बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 39। तो 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है 206 तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो बात किया जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम का, तो जिन्होंने बताया है क्लेसीफेराल, कैल्सीफेरॉल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट से राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सही लोग। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो जिन्होंने बताया सीपीयू उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो 22 मार्च अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है। मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है। मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है, तो जिन्होंने बताया है जनवरी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, क्या लगता है 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। तो जिन्हें बताया है 1901 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो बात किया जाए 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्था का जो है उल्लेख किस जो है अनुच्छेद में है। पंचायती राज व्यवस्था का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बताएंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। पंचायती राज संस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी जो है एराएं हैं, एराएं होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो होता है ठीक है, उसमें जो है आप लोगों को पूछा जा रहा है कि कुल कितनी जो है एराएं मतलब तीलियां होती हैं, ठीक है, यही ये प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो अगर आपने बताया है कि टोटल जो है यहाँ पे 24 जो है यहाँ पे एराएं होती हैं यानी तीलियां, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इंद्रधनुष में कुल कितनी रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या जो है आप लोगों से पूछ लिया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका राइट उत्तर बनेगा 39वें 49वें नंबर प्रश्न का,
तो आप कहोगे जो है 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि महाभारत का जो है युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, क्वेश्चन नंबर आपके 50। 50वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे। ये जो है आज का होमवर्क रहेगा। आप चलते हैं हम अगले सब्जेक्ट की ओर, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग के प्रश्न की ओर, और रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और आज का रीजनिंग का पहला प्रश्न जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आ रहा है कि रोहित अपना जो है रोहित अपना कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर जबकि नीचे से गिना जाता है, तो वह जो है 36वें स्थान पर कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि रोहित एक आदमी है, वह जो है कक्षा में 18वें स्थान पे शीर्ष से मतलब ऊपर से, जबकि नीचे से गिनती करने पर वह जो है स्थान उसका 36वां है। तो कक्षा में जो है कितने छात्र हैं, अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग के प्रश्न है तो आपको थोड़े से समय मैं दूंगा, 10 सेकेंड का समय रहेगा। आप कोशिश करना कि इस प्रश्न को 10 सेकेंड में बिल्कुल ही सॉल्व कर दो। तो चलिएगा, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर बात किया जाए तो देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ऊपर से अगर आओगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कौन खड़ा है, आपका रोहित खड़ा है, ठीक है। तो इसका स्थान ऊपर से जब हमने काउंट किया तो ये बता रहा है कि भाई साहब 18वें नंबर पे है, जब हम लोग ऊपर से काउंट करने जा रहे हैं। तो फिर जो है नीचे से जब हम काउंट करते करते चले यहाँ पे जहाँ पे रोहित खड़ा है, तो यहाँ पे जो है इसका स्थान हो गया भाई साहब 36। नीचे से 36 हो गया और ऊपर से 18 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि 36 और 18 दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो, जो रोहित है इसको हमने ऊपर से भी काउंट कर लिया, नीचे से भी काउंट कर लिया, तो 2 बार तो रोहित उसमें खड़ा नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो एक इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 2 बार काउंट किया। तो ये देखिए 18 36 तिया कितना हो गया, ये हो गया 54, और 54 में से एक को घटा देंगे तो आप कहोगे कि इसमें 53 जो है लोग हैं। बिल्कुल, इस पंक्ति में ऑप्शन नंबर डी आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि जो है 6 व्यक्ति PQRST और U किसी एक जो है षष्ठभुज टेबल के चारों ओर बैठे थे। यू जो है पी के ठीक विपरीत पर है, आर के जो है तत्कालीन बाएं है, यस यू के जो है एकदम बाएं दाएं हैं, टी जो है पी और एस के बीच में है, क्यू का जो है बैठने का स्थान क्या है, ये आप लोगों को बताना है। अब जो है ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो षष्ठभुज किस तरीके से बनता है पहले ये आप देख लो, ठीक है। षष्ठभुज आपको मैं बता देता हूँ। षष्ठभुज पहले बना लेते हैं, ठीक है। आप षष्ठभुज बना लो इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया षष्ठभुज, जिसमें कितने भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, ठीक है। इसने बोला है यहाँ पे समझ लीजिए कि जो है पहला देखिए यू जो है पी के ठीक विपरीत है, तो आप कहीं पे भी यू और पी को रख सकते हो, ठीक है। और आसानी वे में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे बोलना है कि यू जो है पी के ठीक विपरीत है, यहाँ पे पी है इसके सीधा सामने विपरीत, यहाँ पे यू बैठा है तो इसके सामने विपरीत में कौन बैठेगा, पी बैठेगा, इसने खुद ही बोल दिया। अब कह रहे जो कि आर के तत्कालिक जो है बाएं हैं। अब जो है जो बात किया जाता है दूसरे वाले के लिए, मतलब ये पी का बात हो रहा है कि पी जो है आर के ठीक बाएं बैठा है, तो बायां साइड में, यानी कि आर को आप यहाँ पे रखोगे तो इसका बायां साइड ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बायां साइड है ना, तो बायां ये नहीं ना होगा यार, ये तो दाहिना साइड हो जाएगा, यहाँ पे नहीं। इसने बोला है बायां साइड, तो पी का बायां कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे है कौन, आर, ठीक है, बायां। एस यू के एकदम दाहिने साइड में है, तो एस जो है यू के
दाहिने साइड में, यस यू यहाँ पे है, इसके दाहिना साइड, तो दाहिना साइड कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका यू। ठीक है। अब कह रहा है कि टी और टी, टी जो है पी और एस के बीच में है, पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में, तो यस यहाँ पे रखोगे तो इसके बीच में कौन आ जाएगा आपका टी। टी जो है देखिए पी और एस के बीच में है, बिल्कुल सही हो गया। अब कह रहा है कि क्यू का बैठने का स्थान क्या है, क्यू। अब क्यू देख लो, यहाँ पे क्यू कहाँ पे है, क्यू आपने नहीं लिखा है क्या यार, क्यूब कहाँ छूट गया, आप यहाँ पे देख लो। ओह, यहाँ से कितने लोग बैठे हैं, दो दो चार दो छः, छः लोग ही हैं, तो एक तो अधिक कहाँ से होगा, पी जो है क्यू हो गया, यू दो बार हो गया यार, यहाँ पे यू दो बार हो गया है, यहाँ पे यू दो बार हो गया, यू वाला बात यहाँ पे समझो। लिखा है एस जो है यू के एकदम दाहिने साइड है, यस जो है दाहिना साइड में है भाई साहब, यस जो है दाहिने साइड में है, दाहिना साइड, यहाँ से नहीं, एस हम लोगों ने गलत यहाँ पे रखना है दाहिने साइड में, यू के एकदम दाएं साइड में है, और टी जो है टी, टी, टी कौन है, पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में टी है, यानी कि टी जो है यहाँ पे हम लोग गलत जा रहे हैं, यहाँ पे टी है। ठीक है, यस और पी के बीच में। अब बोल रहा है यहाँ पे कि जो है यहाँ से यानी कि टी भी हट जाएगा, और इसने क्या बोला है, एक लाइन और देख लो, जो कि आर के तत्कालिक बाएं हैं, जो आर के जो आर के तत्कालिक बाएं जो है बाएं तरफ में है, कह रहा है कि पी जो है यू जो है पी के ठीक जो है विपरीत है, जो कि आर के तत्कालिक बाएं है, तो आर के बायां है, यानी कि आर यहाँ पे रहेगा तो इसका बायां साइड में पी रहेगा। ठीक है। अब एक बचा हुआ कौन सा अक्षर है, वो क्यू यहाँ पे रहेगा, तो पूछा है कि हमसे कि क्यू जो है क्यू का स्थान क्या है, तो ये देखिए क्यू का स्थान क्या आपका हो रहा है, तो टी का विपरीत है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि किसी भाषा में जो है आपको इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में इसको जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे। देखिए सबसे पहले सिंपल लॉजिक से आपको इस प्रश्न को समझना है, तो बिल्कुल ही आसानी वे में आप लिख लो, क्या लिखा है, यू एन आई क्यू, इसके बदले में लिखा है एस जे सी आई। अगर आप देखोगे तो यू होता है 21 पे, एस होता है 19 पे, मतलब कितना माइनस किया है, माइनस का 2। ये एन होता है 14 पे, जे होता है 10 पे, मतलब माइनस का 4। आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल याद होना चाहिए। आई होता है 9 पे, ये सी होता है 3 पे, यानी कि माइनस का 6 कर दिया गया है। क्यू होता है 17 पे, आई होता है 9 पे, -8 कर दिया गया है। ठीक है, तो देख लो 2 -4 -6 कर दिया गया। उसी प्रकार से हमें जो है यहाँ पे बताना है, तो यम होता है 13 पे, 13 में से 2 जाएगा के हो जाएगा। यहाँ पे वो होता है 15, 15 में से 4 जाएगा 11 पे, फिर के हो जाएगा। फिर डी, डी होता है, आप बोल सकते हो डी होता है 4 पे या 30 पे, 30 में से 6 जाएगा 24, 24 पे आ जाएगा x। ठीक है। ई होता है 5 बोलो या आप 31 बोलो, 31 में से 8 जाएगा, 31 में से 8 गया 23 हो गया, 23 पे कौन सा होता है, डब्लू होता है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए, ये वाला बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस आंकड़े का जो है चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को पूरा करेगा। अब चलिएगा इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये जो प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर, आपके पास चारों ही ऑप्शन है, और चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो है ये तीर इधर से इस कोने में आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें जो है एक जो है यहाँ से इस तरीके से जो है चिड़िया बन जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है, और जो कि यहाँ पे देखिए ये तो लाइन ही बिल्कुल गलत है, इस लाइन में है, और एक जो ये वाला लकीर है ये भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और बिल्कुल एक जो है आपको मोटा साइड होना चाहिए, एक को पतला, ये पतला पतला है,
और तो यानी कि ये वाला मोटा होना चाहिए, ये वाला मोटा होना चाहिए, ये पतला। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को बिल्कुल समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि उत्तर आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के जो है अगला श्रृंखला में आने वाला है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हो इसमें एक श्रृंखला दिया गया है, ठीक इसमें, ठीक है। इसके अगले पद हम लोगों को बताना है, जैसे कि ये जो है पहला हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो अगला वाला वर्ड हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा और फिर से जो है वहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। तो इसलिए इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग कोशिश करो बताने का। जैसे अगर मैंने समझने की कोशिश किया तो ये जो बनाया गया है, ठीक है, इसका मुंह जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। फिर जो है इसके जो है देखिए मुंह जो है इस तरीके से हो गया, ठीक है। फिर जो है इसका मुँह जो है मैंने देखा नीचे की तरफ हो गया। तो आप यहाँ पे समझिए कि पहले ऊपर था, फिर इस साइड हुआ, फिर नीचे हो गया। तो अब उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो इस साइड में कर दिया। तो देखिए आप यहाँ पे समझ रहे हैं इधर हो गया, तो इसके बाद वाला फिर से कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये नीचे की तरफ है, बिल्कुल गलत। ये इधर है, बिल्कुल गलत। और ये वाला भी बिल्कुल गलत। आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ जाओगे तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और ये तो प्रश्न आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में ए बी रेखा पर प्रतिबिंब बताइए, ठीक है। ए बी रेखा है, इसका जो है प्रतिबिंब हम लोगों को बनाना है, ठीक है। 10 सेकंड का ही समय मिलेगा आप लोगों के पास। फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से ना हो कोई भी प्रश्न में। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और ये जो के है, ठीक है, ये पलटेगा तो के का जो है इस तरीके का हो जाएगा वैल्यू। ये 3 है तो 3 किस तरीके से हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे के का जो है के लिख दिया है, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। और बात किया जाए अगला, तो देखिए ये सही है। अब देखिए यहाँ वाला वैल्यू बनाएंगे तो यहाँ से एल इस तरीके से हो जाएगा, जबकि एल यहाँ पे बिल्कुल दे दिया है सेम टू सेम, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएगा ये किस तरीके से हो जाएगा? तो ये जो है आप कहोगे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है किसमें दिया गया है? सी में दिया गया है। तो सी वाला बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? ये जो प्रश्न है इसके राइट उत्तर आपको बताने हैं। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप डेली ही क्लासेज करना चाहते हैं तो हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपके 2-4 दिन का ही समय है और उसमें बेहतर करना है तो बिल्कुल डेली क्लास करना पड़ेगा। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा वर्ड है और यहाँ पे बड़ा वर्ड है। तो हम कोशिश करेंगे कि 3, 4 और 7 से किस तरीके से 18 होगा, 5, 9 और 6 से किस तरीके से 29 होगा। तो सबसे पहले आप इस लाइन को देखो और इससे बनाने की कोशिश करो। तो देखिए 3 और 4 सबको जोड़ देते हैं अगर हम लोग, तो 3 और 4 7, 7 7 14 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबको आपने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे सबको अगर आप जोड़ देते हो तो कितना लिखेगा? 3 प्लस का 4 प्लस का 7, तो ये हो रहा है आपका 14। और फिर से एक एक्स्ट्रा काम ये करना है कि जो बीच वाला अक्षर है इसी को हम लोगों को दोबारा से जोड़ देना है। तो 14 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 18, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अच्छा वही लॉजिक यहाँ पे भी है, 5, 9 और 6 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा?
6 फिर है 5 फिर है 9, इसको जोड़ेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 9 5 14 24 हो रहा है, ठीक है। और 20 में बीच वाला जो अक्षर है हमको फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो बीच में अक्षर कितना है 9, तो 9 जोड़ देंगे तो 20 9 29 जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर समझ में आ रहा है, तो यानी कि हम वही काम करेंगे, इनको जोड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें मालूम नहीं है, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 एक 10, 10 हो जाएगा, 10 एक हो जा रहा है। और फिर 20 वाला जोड़ेंगे तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 29, 29 एक्स और 22 लाना है, तो 19 में क्या जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ देंगे, 19 3 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपको 9 जो है 2 बार जोड़ना है, बीच वाला हिस्सा हमने देखिए 2 बार जोड़ा है, यहाँ पे 4 जो है इसको दोबारा से जोड़ना पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 9 लिखा है इसको भी मैंने यहाँ पे दोबारा से जोड़ा। तो ये लॉजिक था और बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ की पुत्री की पुत्री है, बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। स्टार लगाएंगे उस प्रश्न के लिए। और देखिए सिंपल सा लॉजिक है, राजन कह रहा है यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक लगाइए, राजन कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कि यह लड़की जो है मेरी माँ, तो इसकी जो है यहाँ पे कोई माँ होगी, और यहाँ पे माँ की पुत्री जो होगी यानी कि इसकी जो है यहाँ पे सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। और सिस्टर की पुत्री यानी कि यहाँ पे जो है जो होगी इसकी बात किया जा रही है, यही लड़की है। तो बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो देखिए ये राजन है, राजन से बताना है, तो देखिए राजन की ये बहन हो गई, और बहन की जो लड़की होगी वो क्या लगेगी। तो देखिए आप जो है सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि भांजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर आकृति को जो है दी गई आकृति को मुड़कर बनाई जा सकती है। प्रश्न आकृति को दी गई जो है श्रृंखला में उत्तर आकृति कौन सा बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल लॉजिक है, आप सबसे पहले इस जो है पासे के जो वैल्यू दिए गए हैं, ठीक है, इसको जो है अपोजिट निकालो। जैसे मैंने अपोजिट निकालने की कोशिश किया, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये जो पंक्ति है इसमें जो है बी का अपोजिट सी हो जाएगा, किसका अपोजिट कौन हो जाएगा, बी का अपोजिट सी हो जाएगा, ठीक है, एक अपोजिट हो गया। अब इसके बाद से जो होगा आप लोग कहोगे कि ये जो एन है, एन का अपोजिट पी हो जाएगा, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और जो बचा हुआ है के का अपोजिट एल हो जाएगा, के का अपोजिट एल हो जाएगा। मैंने तीनों के तीनों अपोजिट यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब जो है बात क्लियर समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि कभी भी जो है एन और सी एक साथ नहीं हो सकते हैं, अपोजिट का मतलब एक ही दिखाई देगा। तो हम देख लेते हैं पी बी, पी और बी, पी देखिए कहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ठीक है, बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है, एल, एल कहाँ पे है, इधर है, ये बिल्कुल हो जाएगा। मुड़कर कह रहा है कि दी गई आकृति में मुड़कर बनाई जा सकती है, तो ये वाला ही बिल्कुल बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है ए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सी एल, तो सी एल बी, देखिए बी और सी एक साथ कभी भी नहीं दिखाई जा सकते, इस तरीके से ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के जो है क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।